नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमने इसके पहले शीत युद्ध के विभिन्न घटनाक्रमों के बारे में बात की थी। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे और एक महत्वपूर्ण जो परिवर्तन जो देखने को मिलता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। हम 1953 के बाद जो शीत युद्ध की प्रकृति में जो परिवर्तन होता है उसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। 1953 यानी अभी तक जो शीत युद्ध का प्रभाव था उस पर ट्रूमैन यानी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन और सोवियत संघ के राष्ट्रपति स्टालिन का प्रभाव जो दोनों नेतृत्व का उसमें दिखाई देता है। लेकिन 1953 के पश्चात जो परिवर्तन हमें दिखाई देता है उसमें दोनों ही शिखर नेतृत्व में परिवर्तन होता है। मार्च 1953 में स्टालिन की मृत्यु हो जाती है और ट्रूमैन अपने 2 कार्यकाल को पूरा करके उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है और उनके स्थान पर ट्रूमैन के स्थान पर आइजनहावर जो कि जनरल आइजनहावर ये अमेरिकी राष्ट्रपति चुने जाते हैं ट्रूमैन के पश्चात। और सोवियत संघ में स्टालिन के बाद ख्रुश्चेव साम्यवादी दल के महासचिव चुने जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि साम्यवादी व्यवस्थाओं में उनके राजनीतिक दल यानी साम्यवादी दल का क्या महत्व होता है और क्या भूमिका होती है। और निकिता ख्रुश्चेव उसके महासचिव के रूप में चुने जाते हैं और सरकार में स्टालिन के उत्तराधिकारी के रूप में मेलेंकोव को दायित्व मिलता है। ये शीत युद्ध ट्रूमैन और स्टालिन युग की समाप्ति के बाद का युग है और जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी देश की व्यवस्था या किसी भी यहां तक कि परिवार की भी व्यवस्था की बात करें तो जो उस परिवार का नेतृत्व करता है उस पर यह निर्भर करता है कि वो उसके संबंध दूसरे जगहों से किस प्रकार से होंगे। यह बहुत हद तक वो निर्धारित करता है कि उसके संबंधों की प्रकृति क्या होगी। यही बात राष्ट्र राज्यों के लिए भी है कि उसका नेतृत्व कैसा है, उसमें जो उनका जनमानस उस नेतृत्व के प्रति क्या सोचता है और वह नेतृत्व उस जनमानस को क्या सोचने के लिए प्रेरित करता है, इस पर निर्भर करता है। और निश्चित तौर पर ट्रूमैन और स्टालिन युग के बाद जो एक दौर आता है वो शीत युद्ध में काफी महत्वपूर्ण है और कई वर्षों तक यदि हम देखें तो शीत युद्ध के तनाव में निश्चित तौर पर एक कमी सी दिखाई देती है जो कि या जो तीखापन जो ट्रूमैन और स्टालिन के दौर में था वो तीखापन या वो कड़वाहट उस सीमा तक, यद्यपि कि शीत युद्ध समाप्त नहीं होता है और बहुत ऐसे घटनाक्रम होते हैं जो इस तरफ इशारा करते हैं कि शीत युद्ध उतार चढ़ाव के दौर से गुजर रहा है। उसमें कई ऐसे घटनाक्रम भी होते हैं कि जो तनावपूर्ण स्थितियों को व्यक्त करते हैं। लेकिन यदि हम कुल मिलाकर स्थितियों का विश्लेषण करें तो देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो अपेक्षाकृत जो उस दौर की तीव्रता थी या उस दौर की जो कड़वाहट थी रिश्तों में वो उस रूप में नहीं थी। अपेक्षाकृत ट्रूमैन और स्टालिन की अपेक्षा वो कम थी और उसके अपने कारण थे जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो इस ट्रूमैन और स्टालिन युग के पश्चात जो शीत युद्ध है वो उसमें काफी परिवर्तन देखने को मिलता है।
ख्रुश्चेव और मेलेंकोव, यद्यपि कि दल का दायित्व ख्रुश्चेव के पास होता है और सरकार का दायित्व मेलेंकोव के पास होता है, लेकिन दोनों के संबंध उतने बेहतर नहीं होते हैं। और 1955 में, यानी 2 वर्ष बाद ही, मेलेंकोव को अपदस्थ कर दिया था, उसको हटा दिया था सत्ता से, और बुल्गानिन जो है वो सोवियत जो नेतृत्व संभालते, सोवियत प्रधानमंत्री के रूप में। लेकिन बुल्गानिन भी बहुत दिन तक जो है वो उस सत्ता को नहीं संभाल पाते हैं, या बुल्गानिन को भी बहुत दिन तक सत्ता में नहीं रहने दिया जाता है। और अंततः 1956 में, अभी तक ख्रुश्चेव ने 1953 से लेकर के 1956 तक ख्रुश्चेव ने काफी साम्यवादी दल पर भी और सरकार पर भी अपनी पकड़ मजबूत कर लेते हैं क्रमशः धीरे धीरे। और 1956 में बुल्गानिन को हटा करके ख्रुश्चेव स्वयं सत्ता का नेतृत्व संभालते हैं। तो ये एक परिवर्तन जल्दी जल्दी हमें सोवियत संघ में देखने को मिलता है। और ये इस बात के लिए काफी है, इस बात को इंगित करने के लिए काफी है कि उस समय सोवियत संघ की राजनैतिक और उसकी आर्थिक स्थिति दोनों में ही काफी उथल पुथल का दौर चल रहा था। और निश्चित तौर पे उसका परिणाम उसके सामाजिक परिवेश पर भी दिखाई देता है। और सिर्फ यही नहीं, जब वह एक साम्यवादी देशों का या साम्यवादी समूहों का नेतृत्व कर रहा है, तो इसके आंतरिक व्यवस्थाओं के परिवर्तन में, या आंतरिक जो भी उसकी राजनीति की जो हलचल थी, जो आंतरिक उथल पुथल का जो दौर था, उसमें कहीं ना कहीं जो अन्य पूर्वी यूरोप के जो देश थे उन पर भी काफी इस आंतरिक परिवर्तन का असर दिखाई देता है। जो पूर्वी यूरोप के साम्यवादी देश थे उन पर भी इस दौर के जो परिवर्तन सोवियत संघ में होते हैं, उस परिवर्तन का असर जब हम आगे देखेंगे तो उसमें दिखाई देता है। और सिर्फ सत्ता में व्यक्ति का परिवर्तन नहीं होता है सोवियत संघ में, बल्कि हम ये देखेंगे कि ख्रुश्चेव के आने के साथ नीतिगत मामलों में भी बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। या यूं कह लें कि अभी तक सोवियत संघ जिन नीतियों को लेकर के, या जिसको लेकर के वो एक अपने आप को महिमामंडित कर रहा था, या जो नेतृत्व कर रहा था, कहीं ना कहीं उन नीतियों की भी आलोचना सोवियत संघ के साम्यवादी दल में होती है। और ख्रुश्चेव के द्वारा जो इसके पूर्ववर्ती स्टालिन की नीतियों की तीव्र आलोचना ख्रुश्चेव के द्वारा की जाती है, साम्यवादी दल के द्वारा की जाती है। जो साम्यवादी दल का जो 20वां कॉन्फ्रेंस है, वह स्टालिन की निंदा करता है। यानी एक तरह से ये इशारा हो जाता है कि सोवियत संघ जो है वह स्टालिन की नीतियों पर अमल नहीं करेगा, या कहीं ना कहीं उससे एक अलग जो मार्ग है वह अपनाएगा। और स्टालिन को ख्रुश्चेव के द्वारा हत्यारा और तानाशाह तक की संज्ञा दे दी जाती है। और ये इस बात के लिए समझने के लिए काफी है राजनीति विज्ञान के हम विद्यार्थियों के लिए, कि कहीं ना कहीं किस प्रकार के अंतर्विरोध साम्यवादी दल में, उनकी नीतियों में हमें दिखाई देते हैं, जो कि स्पष्ट तौर पे जो उनके नेतृत्व में परिवर्तन दिखाई देता है, जो उनके बार बार सत्ता परिवर्तन 53 से लेकर के 56 तक 3 लोगों का जो सत्ता परिवर्तन दिखाई देता है, कहीं इस बात को बताने के लिए पर्याप्त है कि शायद सोवियत खेमे में या सोवियत की आंतरिक स्थितियों में सब कुछ सामान्य नहीं था। यदि वो बाहर निकल के नहीं भी आ रहा था, तो कहीं ना कहीं ये बात पर्याप्त थी समझने के लिए कि सब कुछ सामान्य नहीं था। तो
कमोवेश सोवियत संघ अपनी आंतरिक स्थितियों में उलझा हुआ था, चाहे वो उसकी राजनीतिक हो, आर्थिक हो या सामाजिक स्थितियां। दूसरी तरफ अमेरिका में ट्रूमैन के बाद आइजनहावर, जनरल आइजनहावर जो है वो अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में चुने जाते हैं। और आइजनहावर जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के सेनाओं का नेतृत्व कर चुके थे और उनकी जो एक सैन्य कमांडर की भूमिका थी, और सैन्य कमांडर के रूप में उनको काफी अमेरिका में एक तरह से पसंद किया जाता है। और उनको दूसरे राष्ट्र ट्रूमैन के बाद उनको ये दायित्व दिया जाता है कि वो अमेरिका का नेतृत्व संभालें। और जिस तरह की शीत युद्ध की कड़वाहट थी उसमें ये समझना मुश्किल नहीं है कि क्यों शायद आइजनहावर को इस तरह का नेतृत्व उनको दिया गया। लेकिन 1953 से और 1956 के बीच विशेष तौर पर बहुत सारे प्रयास हुए कि शीत युद्ध के तनाव को कम किया जाए या शीत युद्ध के तनाव को मिनिमाइज किया जाए। लेकिन शीत युद्ध का तनाव कम रहा, लेकिन समाप्त नहीं हुआ और शीत युद्ध अपने उतार चढ़ाव के दौर से गुजरता रहा। इधर जो मैंने बात कही कि क्रुश्चेव के द्वारा स्टालिन की नीतियों की आलोचना की जाती है, और उन आलोचना के साथ ये बात कही जाती है कि सोवियत संघ अपने पड़ोसियों के साथ, साम्यवादियों के साथ एक जो संबंध थे उन संबंधों में परिवर्तन करेगा और उनको भी एक बराबर की स्थिति में सम्मान प्रदान करेगा। और कहीं ना कहीं जो एक इशारा था कि वह पूर्वी यूरोप के साथ अपने संबंधों को पुनर्स्थापित और पुनर्निर्धारित करेगा। तो कहीं ना कहीं एक तरह से एक संकेत दिया जा रहा था कि हम वैश्विक व्यवस्था में थोड़ा सा उदार होने की कोशिश या उदार दिखने की कोशिश सोवियत संघ के द्वारा की जा रही थी। इसका असर, जैसे मैंने पहले कहा कि सोवियत संघ की आंतरिक स्थितियों का असर जो है वह पूर्वी यूरोप के उसके साम्यवादी जो सहयोगी पूर्व में थे उनके साथ उनके संबंधों में दिखाई देता है। और दो महत्वपूर्ण घटनाक्रम उस समय होते हैं जो सोवियत संघ के लिए एक बड़ा, एक तरह से यूं कह लें कि बड़ा धक्के के रूप में दिखाई देता है। पहला जो है वो है पोलैंड का संकट। पोलैंड जो कि पूर्वी यूरोप का एक देश है, साम्यवादी जहां पर व्यवस्था थी, वहां पर उसके एक औद्योगिक नगर जून 1956 में उसके औद्योगिक नगर पोजनान इंडस्ट्रियल सिटी थी, पोजनान। यहां पर एक दंगा भड़क जाता है या साम्यवादी दल के दो गुटों में एक संघर्ष दिखाई देता है। और पोलैंड का ये संघर्ष दो गुटों के बीच का संघर्ष काफी पुराना था और 1949 के समय से ही एक गुट का नेतृत्व बोलेस्लाव बेरुत के द्वारा किया जाता है और दूसरे समूह का नेतृत्व जो है बोलेस्लाव बेरुत, जिसको उस समय तक सोवियत संघ का समर्थन हासिल था और उसकी निष्ठा जो है वो सोवियत सरकार के प्रति थी। दूसरा जो समूह का जो नेतृत्व कर रहा था वो था गोमुल्का। ये एक राष्ट्रवादी साम्यवादी नेता था और टीटो से प्रभावित था। युगोस्लाविया का जो
नेतृत्व 32 का, उनसे प्रभावित। और हम सभी इसके पहले यूगोस्लाविया के घटनाक्रम के बारे में जान चुके हैं। और यूगोस्लाविया जो कि साम्यवादी होते हुए भी राष्ट्रवाद का एक प्रतीक था, या राष्ट्रवादी साम्यवाद का जो नेतृत्व कर रहा था, उससे गोमुल्का काफी प्रभावित था। इन दोनों गुटों का जो संघर्ष था वो काफी तीव्र था। और हम गोमुल्का को 1949 से ही बंदी बना के रखा गया था, जिसे बाद में छोड़ दिया जाता है 1956 के आसपास। और उसमें दोनों गुटों के संघर्ष में फिर बोलेस्ला की मृत्यु हो जाती है। और बोलेस्ला की मृत्यु के बाद गोमुल्का जो है वह शासन गोमुल्का के हाथ में आ जाता है। और कहीं न कहीं गोमुल्का जो है वो राष्ट्रवादी साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना की बात करता है। और सोवियत संघ इस जो व्यवस्था जो पोलैंड में बदली, जो 1956 में साम्यवादी दल में एक जो घोषणा होती है कि अब जो पोलैंड है वह राष्ट्रवादी साम्यवाद के रास्ते पर चलेगा। राष्ट्रवादी साम्यवाद। और जो 1956 में और जो 1953 से एक तरह से नीतिगत जो परिवर्तन दिखाई दे रहा था, और क्रुश्चेव ने साम्यवादी दल के कांग्रेस में एक तरह से नीतियों में परिवर्तन का संकेत दिया था, ये ऐसा लगता है। और कुछ सोवियत जो कुछ नेतृत्व था उसका मत था कि पोलैंड में हस्तक्षेप किया जाए। और लेकिन क्रुश्चेव के द्वारा इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। और कहीं न कहीं इस समाजवाद के राष्ट्रवादी मार्ग को स्वीकार कर लिया जाता है और गोमुल्का के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया जाता है। और क्रुश्चेव अपने सैनिकों को वापस अपने बैरक में आने के आदेश दे देता है, जिससे कि वह पोलैंड के साथ अपने संबंधों को, लेकिन इसमें एक शर्त होती है पोलैंड के साथ कि वह समाजवाद या साम्यवाद की व्यवस्था को बनाए रखेगा। गोमुल्का के साथ एक समझौता होता है। इस राष्ट्रवादी मार्ग को स्वीकार किया जाता है और इसमें गोमुल्का को मान्यता देते हुए सोवियत संघ पोलैंड के साथ इस बात पर समझौता है कि समाजवाद की व्यवस्था जो है वह पोलैंड में बनी रहेगी। यानी जो समाजवादी व्यवस्था है वो बनी रहेगी। दूसरा, वारसा जो समझौता था उसका सदस्य बना रहेगा। वारसा समझौते का हिस्सा बना रहेगा। और इस रूप में इन शर्तों के आधार पर सोवियत संघ जो है साम्यवादी दल के महासचिव के रूप में गोमुल्का को मान्यता प्रदान करता है। और कहीं न कहीं सोवियत संघ इस बात को स्वीकार कर लेता है कि अब पूर्वी यूरोप में राष्ट्रीयता को दबाया नहीं जा सकता, या राष्ट्रीयता के साथ साम्यवादी व्यवस्था को स्वीकार करने के अलावा सोवियत संघ के पास और कोई विकल्प नहीं है और उसको स्वीकार करने के लिए एक तरह से तैयार था। और कहीं न कहीं ये इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि सोवियत संघ अपनी आंतरिक नीतियों और अपनी आर्थिक स्थितियों के कारण इस स्थिति में नहीं था कि वो हस्तक्षेप करने का जोखिम ले सके, क्योंकि हस्तक्षेप करने का अर्थ ये होता कि सारी स्थितियां और बिगड़ जाती और पाश्चात्य देशों को, विशेष तौर पर अमेरिका को भी उसमें हस्तक्षेप करने का एक पूरा मौका उसमें दिखाई देता या मिलता। तो इस चीज को बचाने के लिए सोवियत संघ उसमें हस्तक्षेप नहीं करता है और उस तरह की एक तरह से स्वीकार कर लिया था, स्वीकारोक्ति हो जाती है कि पूर्वी यूरोप के राष्ट्रीय समाजवाद के उस तत्व को स्वीकार किया जाएगा।
लेकिन अभी पोलैंड की घटना से अभी सोवियत संघ उभरा भी नहीं था कि एक दूसरी जो घटना थी वो हंगरी में, जो कि वो पूर्वी यूरोप का देश था, वो भी वहां पे भी हंगरी का जो विद्रोह, अब ये संकट न होकर के विद्रोह हो गया। हंगरी का विद्रोह जो 1956 में ही घटित हुआ, ये सोवियत संघ के लिए बहुत बड़ा धक्का था। जब हम पोलैंड की बात कर रहे थे तो पोलैंड के कंटेक्स्ट में या पोलैंड के संदर्भ में सोवियत संघ ने राष्ट्रीय समाजवाद के तत्व को स्वीकार किया, लेकिन हंगरी के संदर्भ में परिस्थितियां बिल्कुल बड़ी तेजी से बदली और उसमें इतना तेज परिवर्तन हुआ। अचानक जो परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन ने पूरी की पूरी व्यवस्था को, साम्यवादी चिंतन को और साम्यवादी विचार को हिला दिया। जब हम हंगरी की बात करते हैं तो थोड़ा सा इसके हम पृष्ठभूमि को भी समझ लें कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात मित्र राष्ट्रों की जो सहमति, उसके साथ ही मात्यास रकोसी को सोवियत सेनाओं ने, सोवियत संघ ने मात्यास रकोसी को जेल से रिहा कराया गया और वह स्टालिन का काफी घनिष्ठ था, या स्टालिन के प्रतिनिधि के रूप में उसको माना जाता था। और द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात हंगरी का जो शासक है वो मात्यास रकोसी होता है, और रकोसी इतना क्रूर और इतना बर्बर होता है कि वास्तव में वह जो अन्य साम्यवादी व्यवस्थाओं को भी साम्यवाद के उस सत्ता को स्थापित करने के लिए बहुत ही ज्यादा बर्बरता और क्रूरता की हद को पार कर लेता है, और वह एक स्टालिन के प्रतिनिधि के रूप में दिखाई देता है। और वह इतना, उसकी बर्बरता इतनी ज्यादा थी कि 1953 में जब हम देखते हैं कि 1953 में स्टालिन का युग समाप्त हो जाता है, स्टालिन की मृत्यु हो जाती है मार्च 1953 में। और मार्च 1953 में जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो जो वो स्टालिन के प्रतिनिधि के रूप में अपना शासन कर रहा था, और इसमें जैसे हमने पहले भी कहा कि स्टालिन की मृत्यु के बाद एक बड़ा परिवर्तन यह भी होता है कि स्टालिन की नीतियों की बड़ी तीव्र आलोचना साम्यवादी दल में और सरकार में होनी शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं एक पूरा माइंडसेट परिवर्तन होता है, पूरा का पूरा व्यवस्थागत परिवर्तन इसमें दिखाई देता है, और इस परिवर्तन का असर हंगरी की सत्ता पर भी दिखाई देता है। उसको 1953 में रकोसी को सोवियत संघ बुलाया जाता है और उसकी क्रूरता और अत्याचार के लिए उसको काफी डांट लगाई जाती है और उसको सत्ता से हटा दिया जाता है। और जो एक सुधारवादी, जो वहां पर सुधारवादी साम्यवादी जो नेता इमरे नाज, इनको सत्ता दे दी जाती है, इनको जो सत्ता सौंप दी जाती है। और 2 वर्ष बाद एक बार फिर जब मेलेंकोव सत्ता से हट जाते हैं, बुल्गानिन सत्ता में आते हैं, तो फिर से एक बार रकोसी को सत्ता सौंप दी जाती है। लेकिन वो और भी ज्यादा क्रूर हो जाता है अपने दूसरे कार्यकाल में, और बहुत जो हंगरी के बुद्धिजीवी और तमाम जो नेतृत्व करने वाले लोग थे उनको वो जेल में डाल देता है, और इमरे नाज को भी वह साम्यवादी दल से निष्कासित कर देता है और उसको भी जेल में डाल देता है। तो एक पूरा एक अत्याचार का फिर से सिलसिला शुरू होता है और उसका बड़ा आक्रोश हंगरी की जनता में दिखाई देता है। वह इतना क्रूर होता है कि वास्तव में फिर से पूरी जो सत्ता जो है वह एक तरह से रकोसी के द्वारा जो है फिर से बहुत क्रूर और बर्बर रूप में सत्ता को स्थापित किया जाता है। और इस
जो इमरे नाज के साथ जो परिवर्तन हुआ है सोवियत इशारे पर जो फिर से राकोसी को सत्ता में लाया गया, इसकी इमरे नाज आलोचना करता है और इस बात को कहता है कि सोवियत संघ को अन्य साम्यवादी दलों के राष्ट्रों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो है वह एक तरह से देखें तो पूरा एक आंतरिक पूरा एक विद्रोह की स्थिति हो गई थी। हंगरी की जनता जो है वह पोलैंड के विपरीत, वह पोलैंड की जनता जहां पे राष्ट्रीय समाजवाद के लिए बात कर रही थी, हंगरी की जनता जो है वह पूरा का पूरा परिवर्तन चाहती थी। यद्यपि कि इमरे नाज सुधारवादी साम्यवादी था, लेकिन अंततः जो है जब दोबारा उसको सत्ता सौंपी जाती है तो जो लोगों का आंतरिक जो विद्रोह या विरोध की स्थिति होती है उसमें अब लोगों का मनोबल बढ़ जाता है और कहीं ना कहीं जो वास्तव में अब सिर्फ राष्ट्रीय समाजवाद की व्यवस्था की नहीं बल्कि लोग ये मांग करने लगते हैं कि अब वार्सा पैक्ट से भी हंगरी को अलग हो जाना चाहिए और वह सोवियत संघ से पूरे संबंधों के विच्छेद की बात होने लगती है। तो एक पूरा का पूरा बड़ा परिवर्तन हो जाता है और सोवियत संघ से पूर्ण विच्छेद की बात यह कहीं ना कहीं सोवियत खेमे के लिए बड़ा एक झटका के रूप में दिखाई देता है। फिर जो मांग होती है हंगरी में, वो उन मांगों को जब राकोसी को फिर से सत्ता दी जाती है तो जो हंगरी की जो जनता है वो काफी असंतुष्ट हो जाती है और उसके बाद सोवियत संघ उस चीज को रोकने के लिए राकोसी को सत्ता से हटा देता है और उसके सहयोगी एर्नो गेरो को सत्ता सौंप दी जाती है। लेकिन उससे भी जो युवा वर्ग है, जो छात्र वर्ग है, वह संतुष्ट नहीं होता है और उनकी जो इच्छाएं हैं, जो उनकी स्वतंत्रता की प्रबल इच्छा है, वह अपने चरम पर होती है और वह कुछ मांगों के साथ वो अपनी स्वतंत्रता की जो मांग है वो सामने रखते हैं और विद्रोह की स्थिति सी उत्पन्न हो जाती है। और एक क्रांतिकारी जो सुधार की जो मांग की जाती है उसमें पहला तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जैसा कि उदारवादी व्यवस्थाओं में देखने को मिलता है। यद्यपि कि ये आधुनिक स्वतंत्रता के मूल्य है, लेकिन साम्यवादी व्यवस्थाओं में इस तरह की मांग कहीं न कहीं विद्रोह की श्रेणी में आता है। तो भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हम सभी जानते हैं कि साम्यवादी व्यवस्थाएं एक बंद व्यवस्था की तरह होती हैं, तो भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक बड़ी मांग के रूप में हंगरी में दिखाई देती है। इसके साथ ही साथ दूसरी जो मांग उनकी होती है वो राकोसी पर मुकदमा चलाने की होती है। राकोसी ने जितना अत्याचार किए थे हंगरी की जनता पर, उस पर मुकदमा चलाया जाए। तीसरी जो मांग थी वो भी सोवियत संघ के लिए काफी नागवार गुजरी कि सोवियत सेनाओं को वापस बुला लिया जाए। सोवियत सेनाओं को वापस बुलाने की मांग। और चौथा, इमरे नाज को सत्ता देने की बात जो है वह इस सुधारवादी जो क्रांतिकारी सुधार थे उसमें इस बात की जाती है। और ये विद्रोह इतना बढ़ जाता है कि यद्यपि कि इमरे नाज साम्यवादी व्यवस्था में उसकी आस्था बनी रहती है, उसको निष्कासन के बाद भी वो साम्यवादी दल का सदस्य, साम्यवादी नीतियों में उसका विश्वास रहता है और वो लोगों से कहता है कि दल के द्वारा जो है अपेक्षित सुधार किए जाएंगे। लेकिन हंगरी की जनता स्वतः स्फूर्त या अपनी या यूं कह लें कि वो किसी दल के या किसी व्यक्ति के अब नेतृत्व में काम नहीं कर रही थी, वो स्वतः स्फूर्त होकर के अपनी व्यवस्था को या अपने इस जो भी मांगों को आगे रख रही थी। और 24 अक्टूबर उनको 1956 को वो विद्रोह जो है वो हिंसक हो जाता है और हिंसक होने पर फिर सोवियत सेनाओं को मौका मिल जाता है वहां पर हस्तक्षेप करने का और सोवियत सेनाएं अपने टैंकों की सहायता से उनका दमन शुरू कर देती हैं। और इस दमन
का असर और ज्यादा क्रूरता के रूप में दिखाई देता है और सरकारी भवनों पर कब्जा कर लिया जाता है सोवियत सेनाओं के द्वारा। फिर सोवियत संघ के द्वारा 28 अक्टूबर को इस अव्यवस्था की स्थिति में इमरे नाज को प्रधानमंत्री बनाया जाता है और सोवियत टैंक वापस होने लगते हैं और लगता है कि स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। लेकिन फिर लोगों का मनोबल अचानक से बहुत बढ़ जाता है और उनका उत्साह इतना चरम पर होता है कि वो अब उस सुधार की बजाय सोवियत या साम्यवादी दल में विश्वास की बजाय वो बहुदलीय व्यवस्था की मांग करने लगते हैं। और बहुदलीय व्यवस्था की मांग एक बहुत बड़ा परिवर्तन साम्यवादी विचार के विपरीत दिखाई देता है। दूसरा, सोवियत सेनाओं की पूर्ण वापसी की मांग इनके द्वारा की जाती है। और जो तीसरा जो था वो हंगरी को वार्सा पैक्ट से पूरा अलग करने की मांग। तो ये तीनों मांग बड़े क्रांतिकारी या यूं कह लें कि पूरे के पूरे सोवियत संघ के प्रति एक विद्रोह की स्थिति दिखाई दे रही थी आम जनमानस में। इन स्थितियों से यद्यपि कि इमरे नाज ये नहीं चाहता था, लेकिन आम जनमानस का दबाव और आम जनमानस की जो अपेक्षा थी वो एक तरह से आम जनमानस की अपेक्षाओं का प्रतीक बन गया था। और इतना तेजी से परिवर्तन होता है कि लोग, जो आम जनमानस का जो समूह है, जो क्रांतिकारियों का हुजूम है, वो 30 अक्टूबर 1956 को बुडापेस्ट के कार्यालय पर कब्जा कर लेते हैं और वहां पर इमरे नाज के एक सहयोगी के साथ जो भी वहां पे उपस्थित था सबकी हत्या कर दी जाती है। अंततः जो है एक बहुदलीय मिलीजुली सरकार बनती है जिसका नेतृत्व इमरे नाज करता है और एक तरह से ये स्वीकार कर लेता है कि ख्रुश्चेव भी शायद इस स्थिति को स्वीकार कर लेगा। और ख्रुश्चेव या सोवियत संघ की इस घोषणा में कहा जाता है कि सोवियत संघ किसी भी साम्यवादी देश की व्यवस्था में बिना वार्सा पैक्ट की सहमति और साम्यवादी मित्र की सहमति के बिना उसमें सैन्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। और इस बात को समझा जाता है कि शायद ख्रुश्चेव इस हंगरी की इस व्यवस्था को स्वीकार कर लेगा। लेकिन इस जन दबाव के कारण इमरे नाज अपने आप को सोवियत वार्सा पैक्ट से भी अलग करता है और हंगरी को एक तटस्थ देश के रूप में घोषणा करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ से आग्रह करता है कि उसको तटस्थ देश के रूप में मान्यता प्रदान की जाए। यह शायद सोवियत खेमे को बर्दाश्त नहीं होता है और सोवियत संघ इस बात की घोषणा करता है कि वह हंगरी में अपनी समाजवादी उपलब्धियों को मिटने नहीं देगा। तो इस रूप में सोवियत सेनाएं फिर से हंगरी में हस्तक्षेप करती हैं और इमरे नाज भागकर यूगोस्लाविया के जो दूतावास उसमें शरण लेता है और फिर उसको झूठे आश्वासन के द्वारा इमरे नाज को बुलाया जाता है, लेकिन उसकी फिर हत्या कर दी जाती है। और एक तरह से पूरा साम्यवादी जो सोवियत जो सेनाओं के द्वारा जो है हंगरी में पूर्ण दमन की प्रक्रिया हो जाती है, जिसके बारे में अमेरिका, यहां पे अमेरिका की भूमिका ढुलमुल सी रहती है। वह सैन्य हस्तक्षेप नहीं करता है, वह ये मानता है, वह ये कहता है अपने स्टेटमेंट में बार बार कि संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों के विपरीत और पूर्वी यूरोप के लोगों की भावनाओं के विपरीत हम उसमें सैन्य हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन शायद वह स्थितियों को समझ नहीं पाता है कि हस्तक्षेप करे या ना करे, इससे स्थितियां और बिगड़ जाती हैं। और दूसरा कारण यह था कि अमेरिका में उस समय जो आइजनहावर दूसरे कार्यकाल के चुनाव में व्यस्त रहता है और उस समय युद्ध की स्थिति से अपने आप को बचाने के लिए जनमानस में अपने आप को एक युद्ध से अलग की स्थिति में खड़ा करने की कोशिश करता है। तो इस रूप में और आइजनहावर वो अपेक्षित भूमिका नहीं निभा पाता है। बाद में फिर संयुक्त राष्ट्र में इस विषय को ले जाया जाता है कि हंगरी में जो सैन्य हस्तक्षेप, बाह्य सैन्य हस्तक्षेप के विषय को संयुक्त राष्ट्र के
सुरक्षा परिषद में ले जाता है, लेकिन सोवियत संघ अपने जो वीटो पावर के द्वारा इसको बार बार वहां पे हस्तक्षेप की संभावनाओं को नकार देता है। और यहां पर एक चीज और गौरतलब है कि जो तृतीय विश्व के देश थे, जिसमें कि विशेष रूप से भारत की बात करें, वो भी हंगरी के विषय में सोवियत संघ के विपरीत कुछ नहीं बोलता है। और वहीं जब हम आगे जब देखेंगे कि स्वेज संकट के स्थिति में वह ब्रिटिश फ्रेंच या आंग्ल फ्रेंच आक्रमण के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में मतदान करता है, अपनी बात कहता है, लेकिन वहीं हंगरी के संकट के संदर्भ में वह सोवियत संघ के विपरीत या विरोध में कोई बात नहीं कहता। तो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह सा दिखाई देता है और सोवियत संघ को इन राष्ट्रों की उदासीनता के कारण एक पूरी मनमानी सी करने को मिल जाती है। तो एक पूरा का पूरा ये हंगरी और पोलैंड का जो घटनाक्रम है वो कहीं ना कहीं पूरा एक शीत युद्ध का एक ऐसा दौर रहा जिसमें कि यद्यपि कि सोवियत संघ की आरंभिक नीतियों में ऐसा लगता है कि वो राष्ट्रीय समाजवादी स्थितियों को स्वीकार कर लेगा और पूर्वी यूरोप में जो स्थितियां परिवर्तित हो रही थी उनको स्वीकार कर लेगा, लेकिन एक स्थिति के बाद वह उसमें सैन्य हस्तक्षेप की अपनी पुरानी नीति की तरफ आता है और शीत युद्ध का वो तनाव फिर यहां पर दिखाई देता है। और जो क्रूरता और बर्बरता पूर्वक जो यहाँ के लोगों का दमन किया जाता है, लोगों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं का दमन किया जाता है, वो एक बड़ा कह सकते हैं कि स्वतंत्रता के मूल्यों के विपरीत नहीं बल्कि मानवीय मूल्यों के विपरीत था। और इसमें वैश्विक समुदाय की जो चुप्पी थी वह बड़ी एक सोचनीय बात थी कि कैसे हम बेहतर वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए हम आगे बढ़ेंगे। तो शीत युद्ध का ये जो दोनों प्रकरण रहा, ये काफी महत्वपूर्ण रहा इस पूर्वी यूरोप के संदर्भ में इन चीजों को समझने के लिए। तो हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे कि कैसे शीत युद्ध के और घटनाक्रम आगे बढ़ते हैं, सुएज नहर के संकट के बारे में और आइजनहावर की नीतियों के बारे में। आपको ये लेक्चर कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।